हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 4 और 5 दिसंबर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो 4 और 5 दिसंबर यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग 2 दिनों की जो सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे ये कौन से दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय नौसेना की जीत के उपलक्ष्य में ये दिवस हर साल मनाया जाता है। तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, यानी कि भारतीय वायुसेना का जो दिवस होता है ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इंडियन आर्मी का जो दिवस होता है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। तो इस तरीके से ये तीनों ही आपको याद रखने, अक्सर इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी आपको पता होगा भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष भी बन गए हैं, जिनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार, क्योंकि इनसे पहले थे एडमिरल करमवीर सिंह जो कि 30 नवंबर को रिटायर हो गए हैं। तो उनके बाद इंडियन नेवी के नए चीफ बने हैं आर हरि कुमार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। और इसमें जो सबसे ऊंचा पद होता है उसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक। और इस समय IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और इसी तरीके से IMF में जो दूसरी सबसे ऊंची पोजीशन है उसको बोलते हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। और अभी के समय इसके जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है जेफरी ओकामोटो, जो कि अमेरिका से हैं। तो ये जनवरी 2022 में अपने पद से हट जाएंगे। इनकी जगह पर जो IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। और जैसा कि आपको पता होगा ये भारतीय मूल की व्यक्ति हैं। साल 2018 में इनको IMF का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया था और तब से लेकर ये अभी तक IMF की मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा इन्होंने जनवरी 2022 से अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी। तो अब इनको IMF का नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। तो ये जियोफ ओकामोटो के बाद में 2022 के जनवरी महीने में अपना पद संभालेंगी। विश्व एथलेटिक्स के द्वारा विश्व पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे दिया गया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, इसके द्वारा हर साल एथलेटिक्स के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस बार पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है कार्स्टेन वारहोम को। कार्स्टेन वारहोम जो हैं ये नॉर्वे के धावक हैं और इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जो 400 मीटर की हर्डल्स रेस हुई थी यानी कि 400 मीटर की बाधा दौड़, उसमें इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता था। तो इनको इस बार का विश्व पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। सेम इसी तरीके से अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा विश्व महिला एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो महिलाओं में एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये दिया गया है एलेन थॉम्पसन हेराह को। एलेन थॉम्पसन हेराह जो हैं ये जमाइका की धावक हैं। और अगर आपको याद हो तो इन्होंने ही इस बार की जो टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की जो रेस हुई थी, इन तीनों में ही इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता था। तो इनको इस बार का विश्व महिला एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है एलन थॉम्पसन हेराह और ये जमाइका से हैं। जमैका से ही उसेन बोल्ट हैं जो कि दुनिया के सबसे महान धावक हैं। और आपको पता होगा पिछले बार के ओलंपिक्स में इसी तरीके से उन्होंने तीनों रेस के अंदर, जो पुरुषों की तीनों रेस हुई थी 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की, तीनों में ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो उसी तरीके से अब एलन थॉम्पसन हेराह की उपलब्धियों को देखते हुए इस बार इनको वर्ल्ड महिला एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी कंपनियों में किस भारतीय कंपनी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट, और ये इसका 10वां संस्करण है। तो इस रिपोर्ट में दुनिया भर की सहकारी कंपनियों को रैंक किया गया है और जो नंबर 1 कंपनी बनी है ये है भारत की इफको। तो दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी कंपनियों में
जो नंबर 1 कंपनी है वो है भारत की इफ्को। इसका मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये भारत के अंदर फर्टिलाइजर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के अंदर दो तरीके से कंपनियों की रैंकिंग बनाई गई है। एक तो टर्नओवर के आधार पर, यानी कि हर एक कंपनी का साल का टर्नओवर कितना है उस आधार पर एक रैंकिंग बनाई गई है, और जो कंपनियों की दूसरी लिस्ट बनाई गई है वो हर एक कंपनी का टर्नओवर और जीडीपी पर कैपिटा, इन दोनों के रेशियो के आधार पर बनाई गई है। तो इफ्को जिसने टॉप किया है टॉप 300 सहकारी कंपनियों में, इसने टर्नओवर ओवर जीडीपी पर कैपिटा के मामले में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। जबकि अगर टर्नओवर के मामले में देखा जाएगा तो इफ्को का स्थान है 60वां, और इसमें जो नंबर 1 पर है वो है फ्रांस की एक कंपनी। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस किस दिन मनाया जाएगा? दोस्तों आपको पता होगा इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, क्योंकि इस साल बांग्लादेश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50th इंडिपेंडेंस डे मनाया था। तो उस समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च महीने में बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। तो उसी दौरान भारत और बांग्लादेश ने डिसाइड किया था कि दोनों देश अब से हर साल 6 दिसंबर के दिन भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आने वाले 6 दिसंबर 2021 को पहली बार भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाया जाएगा। ये न केवल भारत और बांग्लादेश बल्कि दुनिया के 20 कंट्रीज के अंदर मनाया जाएगा, जिसमें रूस और अमेरिका भी शामिल हैं। ये दिवस 6 दिसंबर को इसलिए चुना गया है क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को भारत ने पहली बार बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तो इसीलिए 6 दिसंबर को मनाया जाएगा भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण हब यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप गेस कर सकते हैं, आंसर होगा गुजरात। क्योंकि गुजरात में पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जिसके चलते इसने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है और यह भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। गुजरात में एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, इसके अलावा गुजरात ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी काफ़ी काम किया है, जिसके चलते ये भारत का अब सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। गुजरात में इस समय आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है। यहाँ के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि कुछ महीनों पहले ही बने थे, और गुजरात के इस समय राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हाल ही में कितने सांसदों को शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो जैसा कि आपको पता है अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, यानी कि विंटर सेशन चल रहा है, जो कि 29 नवंबर को शुरू हुआ है और ये 23 दिसंबर तक चलेगा। तो इस सत्र के दौरान 12 सांसद राज्यसभा के अंदर हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनको हाल ही में जो राज्यसभा के सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उनके द्वारा राज्यसभा के 12 सांसदों को इस विंटर सेशन से निलंबित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि संसद का जो पिछला सत्र था यानी कि मानसून सेशन, उस दौरान 11 अगस्त के दिन इन 12 सांसदों ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया था और संसद की कार्यवाही बाधित की थी, जिसके चलते अब इनको इस बार के शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि राज्यसभा का जो रूल 256 है उसी के तहत भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभापति होते हैं, उनके द्वारा इन 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। तो ये पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वाल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? तो वाल्ट डिज्नी के बारे में आपने सुना होगा, ये अमेरिका की एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। शुरुआत में इसकी स्थापना एक एनिमेटेड वीडियो शूट करने के स्टूडियो के रूप में की गई थी और आज के समय इसका काफ़ी विस्तार हो गया है। तो इसकी स्थापना वाल्ट डिज्नी और इनके भाई रॉय डिज्नी दोनों लोगों ने मिलकर साल 1923 में की थी। तो अभी क्या हुआ है कि वाल्ट डिज्नी के 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सूजन अर्नोल्ड। सूजन अर्नोल्ड अमेरिका की ही है। अभी के समय वाल्ट डिज्नी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है बॉब ईगर, जो कि लगभग पिछले 15 सालों से वाल्ट डिज्नी के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये इस साल के अंत में 31 दिसंबर को अपना पद छोड़ने वाले हैं। तो इसके बाद जो वाल्ट डिज्नी की अध्यक्ष होंगी इनका नाम है सूजन अर्नोल्ड, और ये वाल्ट डिज्नी के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस, या आप इसको बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस,
कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में स्वयं सेवकों और ऐसे संगठन जो कि स्वेच्छा से अपना काम कर रहे हैं, उनके सम्मान में ये दिवस हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ये मनाया जाता है आज यानी कि 5 दिसंबर के दिन। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस बार के इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की थीम भी रखी गई है जो कि है वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित होने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस कौन सी बन गई है? तो दोस्तों, प्रेसिडेंट्स कलर जो होता है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये किसी भी मिलिट्री यूनिट को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित होने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस बन गई है हिमाचल प्रदेश पुलिस। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से यहाँ के जो राज्यपाल हैं, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनके द्वारा ये सम्मान हिमाचल प्रदेश पुलिस को दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित होने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस बन गई है हिमाचल प्रदेश पुलिस। और अभी कुछ ही महीनों पहले सितंबर महीने के अंदर प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया था जो भारतीय नौसेना की इंडियन नेवल एविएशन है, यानी कि भारतीय नौसेना की जो उड्डयन इकाई है, इसको भी प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2021 की शुरुआत में इनमें से कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है? तो जैसा कि आपको पता है G20 में टोटल 20 मेंबर होते हैं। एक तो है यूरोपियन यूनियन और बाकी 19 अलग अलग कंट्रीज हैं। तो ग्रुप ऑफ 20 को बोला जाता है और इन्हीं में से 3 कंट्रीज को G20 ट्रोइका बोला जाता है। यानी कि G20 ट्रोइका के अंदर टोटल 3 देश इसके मेंबर होते हैं, लेकिन ये तीनों देश फिक्स नहीं होते हैं। ये 3 देश वो होते हैं जिनके पास वर्तमान समय में प्रेसिडेंसी है, एक वो, फिर उसके बाद जिसके पास पिछली प्रेसिडेंसी थी वो, और जिसके पास आने वाले नेक्स्ट ईयर में प्रेसिडेंसी मिलने वाली है वो कंट्री। जैसा कि आपको पता होगा हर साल किसी एक कंट्री को G20 की अध्यक्षता मिलती है। जैसे कि इस साल 2021 के लिए G20 की अध्यक्षता मिली थी इटली को। लेकिन हर साल के 1 दिसंबर के दिन अगले वाले कंट्री को इसकी मेज़बानी दे दी जाती है। जैसे अभी 1 दिसंबर 2021 को इटली से G20 की अध्यक्षता जो है ये अब मिल चुकी है इंडोनेशिया को, क्योंकि साल 2022 में G20 का अध्यक्ष होगा इंडोनेशिया। यानी कि वर्तमान समय में G20 की प्रेसिडेंसी है इंडोनेशिया के पास, और इसके बाद 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। तो इस तरीके से इंडोनेशिया और इससे पहले वाली प्रेसिडेंसी इटली और इसके बाद में भारत, तो ये तीनों कंट्री जो हैं ये इस समय G20 ट्रोइका के मेंबर हैं। तो इस तरीके से हाल ही में 1 दिसंबर के दिन भारत अब G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा पिछले महीने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, और इसमें न केवल भारत के राज्य बल्कि दुनिया भर के व्यापारिक संगठनों ने अपने अपने पवेलियन लगाए थे। तो इनमें से जो बेस्ट पवेलियन का अवार्ड है ये इस बार दिया गया है बिहार राज्य को, क्योंकि बिहार राज्य का जो पवेलियन लगाया गया था इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, उसमें लोक कला और यहाँ की संस्कृति को दिखाया गया था, जिसके चलते इसको एक्सीलेंस इन डिस्प्ले की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है। वैसे आपको बता दूं, इस बार के इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार राज्य को ही पार्टनर राज्य भी बनाया गया था, यानी कि भागीदार राज्य था इस बार बिहार। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बैंकिंग से जुड़े लोगों के सम्मान में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस। ये होता है 4 दिसंबर को। यहाँ पर आपको बता दूं 2020 में ही ये दिवस पहली बार मनाया गया था, क्योंकि वर्ष 2019 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको घोषित किया था। तो 2019 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी कि अब से यह दिवस मनाया जाएगा, और साल 2020 में पहली बार 4 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। भारत पर्यटन विकास निगम यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भारत के पर्यटन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था है। आपको बताना है कि इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो भारत पर्यटन विकास निगम जो है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं संबित पात्रा। और संबित पात्रा आप जानते हैं ये बीजेपी के नेता हैं। ये इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
तो इनको भारत पर्यटन विकास निगम का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। हाल ही में 4 दिसंबर को कोनिजेटी रोशैया इनका निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो कोनिजेटी रोशैया जो हैं ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। साल 2009 से लेकर के 2010 यानी कि लगभग 1 सालों तक इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था और उसके बाद साल 2011 में इनको तमिलनाडु राज्य का राज्यपाल बना दिया गया था और फिर ये 2011 से लेकर के 2016 तक तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। इसी बीच साल 2014 में इनको कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए ही कर्नाटक के राज्यपाल का भी प्रभार दिया गया था। तो कोनिजेटी रोशैया जो हैं ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल थे और कर्नाटक के भी पूर्व राज्यपाल थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो विश्व मृदा दिवस होता है ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। और इस बार के विश्व मृदा दिवस की थीम भी रखी गई है हाल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी कि मिट्टी के लवणता को रोकें, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। हाल ही में आया चक्रवाती तूफान जवाद इनमें से किस क्षेत्र में उठा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर हाल ही में एक नया साइक्लोन आया है जिसका नाम है जवाद, और इसको जवाद नाम दिया है सऊदी अरब ने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में ये इस साल का तीसरा साइक्लोन है। इससे पहले सबसे पहले आया था बंगाल की खाड़ी के अंदर यास साइक्लोन, जिसको नाम दिया था ओमान ने। फिर उसके बाद दूसरा चक्रवात आया था गुलाब, जिसको नाम दिया था पाकिस्तान ने। और अभी बंगाल की खाड़ी के अंदर इस साल का तीसरा साइक्लोन आया है जिसका नाम है जवाद, और इसको नाम दिया है सऊदी अरब ने। OECD ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP विकास दर के अनुमान को घटा करके कितने % कर दिया है? तो OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इसने हाल ही में भारत के GDP विकास दर के अनुमान को कम कर दिया है। इसने पहले बताया था कि भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी 9.7%, लेकिन अब इन्होंने अपना अनुमान कम करके कर दिया है 9.4%। तो OECD के हिसाब से मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर होगी 9.4%, और इतना ही बताया है भारत की रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने। इसके अलावा RBI ने बताया है 9.5%। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने फ्रांस के साथ में 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 19 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये राफेल लड़ाकू विमानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल डील है, जो कि हाल ही में फ्रांस और UAE के बीच में शामिल की गई है, साइन की गई है। यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात है ये फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। जिस तरीके से भारत ने राफेल लड़ाकू विमान टोटल 36 खरीदे हैं फ्रांस से, उसी तरीके से UAE जो है ये 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो राफेल लड़ाकू विमान है इनको फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी बनाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत की मुक्केबाज MC मैरी कॉम को। इसके बाद जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 4 और 5 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।